सूरज रिया को गुलाब देते हुए कहता है। रिया, ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे पता है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये तो खुद हम भी नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे, और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारे दिल की बात कभी नहीं पता थी, लेकिन अब जब पता चली तो बस ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि हम दोनों जब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो अब तक क्यों नहीं कह पाए। क्या इसका मतलब तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ सूरज, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया और सूरज दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और इसके बाद काफी समय तक एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। कुछ दिनों बाद सूरज रिया का पार्क में वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ रिया भागते हुए आती है। सॉरी लेट हो गई। वो क्या है ना, मुझे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया था, वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ मैं। ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया था तुम्हें जिसके लिए तुमने मुझे वेट करवाया? तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फिर भी तुम देर से आई, मुझे इंतजार करवाया, क्यों? सॉरी सूरज, अब मैं क्या करती। वो भी जिद करने लग गया कि मैं इतने दिनों बाद मिली हूँ, थोड़ा टाइम रुको। मुझे उसकी बात भी ठीक ही लगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से अब ज्यादा मिलती ही कहाँ हूँ। ये सब बातें ना मुझे बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा दोस्त मिला था तुम्हें? अरे वो पुनीत है ना, तुम भी उसे जानते हो, वही मिल गया था जिसने मुझे एक बार प्रपोज भी किया था, वही मिला था। मुझे देखकर तो जैसे रुक ही गया हो वहाँ पे। अच्छा, तो तुमने उसके लिए मुझे वेट करवाया, तो अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ उसके पास, जाओ ना। अब मेरा ना तुमसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो सूरज तुम? उसने बस थोड़ी सी ही बात की थी और तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमेशा तुम ही रहोगे। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? बात यहाँ पे विश्वास की नहीं है, पर तुम मुझे वेट करवा रही थी। मैं यहाँ अपना सारा काम छोड़ के तुमसे मिलने आया, तुम्हें समय देने आया, लेकिन तुम मुझे समय देने की जगह किसी और को समय दे रही थी। सॉरी, मैंने ज्यादा देर उससे बात नहीं की, बस हाल चाल ही लिया था। उसे तो अब हमारे बारे में भी पता है। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगेगा। सॉरी। देखो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़का तुमसे बात करे, तुम्हारे पास आए। मैं तुम पे शक नहीं करता, लेकिन मुझे हर वक्त तुम्हारी परवाह रहती है। मैं ये सोचता हूँ कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तुम्हें लगता होगा मैं तुम पे हुक्म चलाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। मैं समझ रही हूँ सूरज, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस इसीलिए तुम्हें हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती है। और मेरी भी गलती है, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद रिया और सूरज दोनों अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिया घर को अच्छे से संभालती है। रिया की सास भी उसे काफी खुश रखती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रिया अपनी सास माला के साथ बाजार से घर आ रही होती है। अच्छा हुआ मेरे बेटे को थोड़ी अकल आई और उसने शादी का फैसला लिया, वरना तो मुझे हर जगह अकेले ही जाना पड़ता। सूरज तो कभी जाता ही नहीं था मेरे साथ। माँ जी, अक्सर लड़कों को सब्जी लेने में शर्म आती है, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो अब आप चिंता मत करो। आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी चाहिए हो, आप बस मुझे बोल देना। हाँ बहू, तू आई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी सहेली ही मिल गई। दोनों सास बहू आपस में बात करते हुए घर चली जाती हैं। घर जाते ही देखती हैं कि वहाँ सूरज इंतजार कर रहा होता है। अरे आज तू जल्दी आ गया। माँ, मुझे ये बताइए कि रिया को लेकर आप कहाँ गई थी? और रिया तुमसे घर में रुका नहीं जाता क्या? तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे बहू, मेरे साथ यहीं पास में ही तो बाजार गई थी। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कहाँ चली गई हो। माँ, मुझे नहीं पसंद है कि रिया घर के बाहर जाए और कोई इसे देखे। अच्छा, तो तुझे बहू अपनी नजरों से दूर नहीं चाहिए। बहू, तेरी तो किस्मत खुल गई जो इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन सूरज, बहू का भी तो मन करता होगा ना कहीं आने जाने का। माँ, मुझे नहीं पता ये सब। मैं बस इतना जानता हूँ कि रिया घर के अंदर रहेगी, बस। सूरज, तुम इतना ज्यादा क्यों हुक्म चला रहे हो? अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सांस भी तुमसे ही पूछ कर लूंगी। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी पत्नी घर के बाहर जाए।
अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया और तुम किसी और के साथ भाग गई तो? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इसलिए अब से तुम घर के अंदर ही रहोगी, चाहे तुम इसे हुक्म मानो चाहे सजा मानो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम घर के बाहर नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम्हें कुछ चाहिए हो, कोई काम हो तो माँ को बताओ या फिर मुझे बताओ, लेकिन तुम घर के अंदर रहोगी, समझी तुम? सूरज अब इसी तरह रिया पर रोक टोक करने लग गया था। फिर भी रिया चुपचाप सूरज की सारी बातें मान रही थी। कुछ दिनों बाद रिया छत पर कपड़े सुखाने गई होती है कि तभी पीछे से सूरज भी वहाँ चला जाता है और रिया का हाथ पकड़कर तुरंत उसे नीचे लेकर आता है। और ये देखकर माला कहती है, सूरज, ये क्या तरीका है बहू से ऐसे बात करने का? अरे घर की बहू है ये, तू इसे ऐसे क्यों ला रहा है? कपड़े सुखाने के बहाने छत पे जाके सामने वाले लड़कों को इशारे करेगी तो मुझे तो यही करना होगा ना। मैंने इसका बाहर जाना बंद करवा दिया, तो अब ये नैन मटक्का छत पे करेगी? हाँ, ये आप क्या बोले जा रहे हो? आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बाहर के लड़कों से नैन मटक्का करती हूँ? आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है क्या? सूरज, तू बहू पर क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहा है? अरे मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है, मेरी बहू ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। और तू अपनी ये हरकतें छोड़ दे, बीवी है ये तेरी, कोई बंधवा मजदूर नहीं है। ये मेरी पत्नी है, इसके ऊपर मेरा पूरा हक है और मैं हूँ इसका भगवान, इसका पति परमेश्वर। अगर कभी किसी लड़के के साथ रिया तुम मुझे बात करते हुए दिख गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें सजा दी, समझी? सूरज की धमकी अब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। रिया सारी बातें मान रही थी। रिया को अब अपने घर में काफी घुटन सी महसूस होने लगी थी। कुछ दिनों बाद रिया घर पर अकेले बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया ये सूरज को? शादी से पहले भी ऐसे ही मुझ पर हुक्म चलाते रहते थे और अब भी, यहाँ तक कि अब मेरा कहीं आना जाना भी बंद करवा दिया है। किसी से मिलना जुलना फोन तक ले लिया। रिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी सूरज की हरकतों से, लेकिन वो सूरज के डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही एक दिन माला आराम से सोफे पर बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोस का लड़का मयंक आता है। आंटी जी, कैसे हो आप? अरे मयंक बेटा, तू यहाँ? तू तो पढ़ाई के लिए गया था ना, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? जी आंटी जी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। आज सुबह ही आया हूँ वापस, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। ये तो बहुत अच्छा किया। इतने दिनों बाद तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुक, मैं अपनी बहू से बोलकर चाय मंगवाती हूँ। रिया चाय लेकर आती है और फिर वहीं बैठ जाती है। रिया भी सबके साथ हंसकर बातें करने लगती है कि तभी सूरज ऑफिस से घर आ जाता है। रिया को ऐसे हंसते हुए बात करते हुए देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया को जोर से थप्पड़ मारता है। तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने कि अपनी हरकतों को सुधारो, लेकिन तुम कभी बाज नहीं आओगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि पराया आदमी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी? एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने देख लिया तो तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा? हाँ? अब बस, अब मैं तुम्हारे जुल्म और नहीं सह सकती। अब तक मैं इसलिए ही चुप बैठी थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन आज मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है तुमने। अब और नहीं, हुक्म करने वाले पति के होने से अच्छा है मैं बिना पति के ही रह लूं। रिया तुरंत अपना घर छोड़कर चली जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। पलक एक ऐसी लड़की थी जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता। हर कोई उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जहाँ एक तरफ गुस्से वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले एकदम शांत स्वभाव के थे, जो कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, वो लोग हमेशा शांत रहा करते, कभी गुस्सा नहीं करते थे। माँ जी, एक बात बताइए, जब आपको पता है कि मुझे बिन एसी के नींद नहीं आती है, तो आप मेरे रूम की एसी क्यों बंद कर देती हैं? सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। भाभी, आप ये दो सींग वाली बहू कहाँ से पकड़ कर लाई? जब देखो जब आग बबूला होती रहती है, कभी शांत नहीं रहती। सिंह? कहाँ है सिंह? मेरे सर पर कोई सिंह नहीं है। क्या बोल रही हैं बुआ जी आप? लो, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये तो सच में अपने सर पे देखने लगी। ऐसा लग रहा है कि सच में इसके सर पे सींग है। बुआ जी, अभी आपने तो कहा कि मेरे सर पर सींग है, तभी तो मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं भी सींग नहीं दिखी। पागल लड़की, तू कोई गाय या बैल थोड़ी है जो सच में सींग निकल आएगी।
मैंने तो एक कहावत बोली है जो गांव में बोलते हैं, जो सींग तुझे निकली है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ एक ताना मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप मुझे ताना मार रही हैं? हाँ, तभी मैंने तुझे 2 सींग वाली बहू बोला, क्योंकि तेरे सर पर दोनों तरफ गुस्से के सींग निकले हुए हैं। जिसे भी गुस्से से देख ले वो तो पक्का सींग मार के ही छोड़ेगी। बात सुनकर पलक बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पति को जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसका पति हॉल में आ जाता है और अपनी पत्नी को गुस्से में लाल देखकर कहता है, अरे ओ, गुस्से में क्या देख रही हो? हैं? ऐसे क्यों देखे जा रही हो सबको? खा जाओगी क्या? हाँ बोलो ना, खाओगी? अरे नाश्ता बनाने का टाइम है और पता नहीं ऐसे घूरे जा रही हो सबको। हाँ क्यों नहीं, आप लोगों को मैं तो हैवान ही दिखाई देती हूँ ना, इसलिए इंसान को खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से मुंह से निकल गया बस। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, जरा रुक जाइए आप बस। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो। बहू के कमरे का एसी किसी ने बंद कर दिया था तो बहू उसके लिए सब पर गुस्सा कर रही है। अरे बस बस, सब पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एसी मैंने बंद की थी। वो रात में मुझे ना कुछ तबीयत सही नहीं लगी और ठंड भी लग रही थी तो बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है और बहू कब से हमें सुनाई जा रही है। जब तू कमरे से निकल रहा था तो एसी चला देता ना, बिना किसी बात के तमाशा हो गया सुबह सुबह। अरे माँ, पहले दिन कर रही है क्या तमाशा? अरे रोज का हो गया इसका, रोज किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज को लेके तमाशा करती रहती है। इसकी तो आदत हो चुकी है अब। सागर अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन पलक के गुस्से में कोई दुहार नहीं होता, बल्कि वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके ससुराल वाले उसके गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते। वो उसे बहुत ज्यादा समझाया करते, पर उस पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर सबके साथ पार्टी में जाती है, जिसमें पलक बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी एक मासूम सा बच्चा भागते हुए पलक से टकरा जाता है, जिसके हाथ में एक जूस का ग्लास था, जो पलक की साड़ी पर गिर जाता है। तभी पलक का चेहरा एक बार फिर से गुस्से में लाल हो जाता है। अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी पूरी की पूरी साड़ी खराब कर दी, देखकर नहीं चल सकता अंधा कहीं का। अरे गंदी मुंह वाली आंटी, कान छोड़ दे, दर्द हो रहे। अरे मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। अरे मम्मी कहाँ चली गई? अरे बेटे को मार देगी, ये कहाँ हो आप? पलक ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। अरे अरे छोड़ो इसे, अरे दर्द हो रहा है इसे। बच्चा यार, छोड़ दो यार। सागर सही कह रहा है, बहू छोटा सा बच्चा है वो, अगर उसकी माँ आ गई तो फिर बिना बात के तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है ये साड़ी कितनी महंगी आती है? अरे बहू, मैं तुझे दूसरी साड़ी ला दूंगी, वो भी इससे महंगी, पक्का। अब जाने दे, तमाशा मत कर, सब हमारी तरफ घूर रहे हैं। अरे गंदे मुंह वाली आंटी, आने दो मेरी मम्मी को, तब आपको बताता हूँ। आपने मेरे कान कैसे खींचे? बच्चा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है और देखती है कि पलक ने उसके बच्चे का कान बेरहमी से पकड़ा हुआ था और वो पलक को जोरदार धक्का देती है। तभी वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। तूने मुझे धक्का मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के कान खींचने की? ये सोच, मैंने सिर्फ तुझे धक्का मारा है, तुझ पर हाथ नहीं उठाया। इतने छोटे बच्चे के कान खींचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, मैंने कान खींचे तेरे बच्चे के तो मुझे शर्म आनी चाहिए, और तेरे बच्चे ने इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या? तू देगी पैसे? एक साड़ी के लिए तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। ये ले अपने साड़ी के पैसे, ले लियो अपने लिए नई साड़ी, पत्थर दिल औरत कहीं की। कीर्ति पलक के गुस्से का मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है और पलक को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसे ही कीर्ति को जवाब देने जाने लगती है, तभी सागर उसे रोक लेता है और गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, अरे बंद कर दो तमाशा, घर चलो आप चुपचाप से। मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया था, सोचा था इज्जत बनेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी मेरी पत्नी ने। अब घर चलो, अब चलो ना घर, क्या मुंह देख रहे हो? अब सागर सबके साथ घर आ जाता है और पलक से कोई बात नहीं करता। तभी ये सब देखकर कल्पना पलक को ताना कसती है। भाभी,
आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 2 सींग वाली बहू आपकी पूरे मोहल्ले में एक दिन नाक कटवा के रहेगी। अपने गुस्से के चलते ये सबको अपना दुश्मन बना देगी। बात करना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कल्पना, आज के लिए बहुत सुना लिया है तूने और बहुत तमाशा भी कर लिया है। अब कुछ भी मत बोलो और सभी जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ जाओ, आपकी ही बहू है, आपको ही रहना है इसके साथ, मुझे थोड़ी ना रहना है, चाहे गुस्से वाली हो चाहे जैसी हो। कल्पना अपने दिल की भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इस तमाशे को देखकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पलक बहुत सारे पैसे एक आदमी को दे रही थी। तभी सागर वहाँ आता है और उसे देखकर आदमी वहाँ से भाग जाता है। एक बात पूछूं तुमसे कि हमारे घर के पीछे रहने वाला लड़का जो कार ठीक करता है, ये वही है ना? हाँ, ये वही है। आपका दिमाग तो बहुत तेज है, एक बार में ही पहचान गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहा था यहाँ पर, और तुम्हें क्या काम था इससे? अरे कोई खास काम नहीं था इसे। मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे डबल करने के लिए, वो भी 2 महीने में। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अरे पूछ तो लेती मुझसे, इतनी बड़ी रकम उसे दे दी। अरे बीवी हो मेरी, दुश्मन थोड़ी हो, एक बार तो पूछ सकती थी। हरकतें तो आपकी दुश्मनों वाली है। और अभी आपने क्या कहा? मैं गुस्सा करती हूँ? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ? और भी बहुत कमियां हैं मुझ में। बताइए ना, अब और कौन सी कमियां हैं मुझ में? तो तुमको क्या लगता है तुम गुस्से में ये सब बोलोगी और अपनी बात छुपा लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब डरता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत डरता हूँ यार। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ गुस्सा करती हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी पागलपंती भी कर सकती हो। अरे यार सोचती तो एक बार। मैंने जो भी किया है ना, सब सही किया है। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही वही कुछ नहीं किया है। जाओ वापस पैसे लेकर आओ, बैंक में जमा करवा लेंगे, आगे काम आएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? ये मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जो करूं, आपको मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं होने चाहिए। पलक अभी भी गुस्से में अपने पति को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। सागर को उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी एक दिन पलक जब हॉल में टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कंचन रोते हुए वहाँ आती है। हाय हाय आरती बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। वो लड़का मुझे लूट ले गया, अब क्या होगा मेरा? मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कंचन बहन, जो ऐसे निराशाजनक बातें कर रही हो तुम? आरती बहन, जो हमारी गली के पीछे कार रिपेयरिंग की शॉप है ना, वहाँ एक लड़का बैठता है। उसने मुझे पैसे डबल करने का बोलकर 3 लाख रुपए ले गया। आज जब मैं पैसे लेने गई तो पता चला वो शॉप बेचकर ही भाग गया। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भाग सकता है बहू? आजकल लोगों का क्या भरोसा होता है? पैसे के मामले में तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, माँ ये क्या, हम भी परेशान होंगे। अरे पता है आपको, इसने उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था डबल कर दो। मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। माँ आपको याद है दादाजी कहा करते थे ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही हुआ इसके साथ। पलक अपने गुस्से के कारण अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा लेती है, जिसका अफसोस उसको बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद वो ये कोशिश करती है कि वो अब गुस्सा नहीं करेगी और अपने गुस्से पर काबू रखेगी। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वही उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने, पागल लड़की। तू भी चल,
फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाले, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी, आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो, वापस आने दो फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है, कैसे गुजारा होगा मेरा, मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी। गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो, कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है, जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने, और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी, पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन तुमको, तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो, नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा, फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊँ। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है, उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या? झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ, इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा
भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में, और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। आप बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जाइए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा थोड़ा, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।